वर्ग 15 के तत्व अर्थात नाइट्रोजन परिवार के तत्व। यदि हम बात करें वर्ग 15 में पाए जाने वाले तत्वों की, तो वर्ग 15 में नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ ये सभी तत्व पाए जाते हैं। इन सभी तत्वों को हम बोलेंगे वर्ग 15 के तत्व, क्योंकि ये सभी तत्व आवर्त सारणी में वर्ग 15 में रखे गए हैं। तो यदि हम बात करें वर्ग 15 के तत्वों की, तो इसमें सबसे पहला तत्व नाइट्रोजन है, इसलिए वर्ग 15 के तत्वों को हम नाइट्रोजन परिवार के तत्व भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इस वर्ग का प्रथम तत्व नाइट्रोजन है। वर्ग 15 के तत्वों को एक और नाम से जाना जाता है, आइए मैं आपको इसके बारे में भी बता देता हूँ। तो वर्ग 15 के तत्वों को निकोजेन के नाम से भी जाना जाता है। निकोजेन का मतलब क्या होता है? इसका तात्पर्य है दम घोटने वाला पदार्थ, अर्थात वर्ग 15 के तत्वों से कुछ ऐसे पदार्थ बनते हैं या कुछ ऐसे यौगिक बनते हैं जो कि दम घोटने वाले होते हैं, इसलिए इसे बोला जाता है निकोजेन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इन्हें क्यों नाइट्रोजन परिवार कहते हैं या फिर इन्हें निकोजेन क्यों कहते हैं। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं नाइट्रोजन परिवार के तत्व यानी वर्ग 15 के तत्वों के सामान्य लक्षण की। तो आइए बात करते हैं इनके सबसे पहले गुण इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में। यदि हम बात करें नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की, तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, आइए देखते हैं। तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 1s2 2s2 2p3। वही बात करें हम फास्फोरस के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। तो आप चाहे तो सभी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकते हैं, बट यहाँ पर इन दोनों से ही हमारा काम चल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यदि आप नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो इसका सबसे बाहरी जो कोष है वो दूसरा है, और इसके बाहरी कोष में यानी कि 2s2 2p3 इलेक्ट्रॉन भरे हैं, यस में 2 और p में 3 है। उसी तरह फास्फोरस का देखेंगे तो इसका बाहरी कोष तीसरा है और तीसरे कोष में है 3s2 3p3। तो इन दोनों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से क्लियर है कि वर्ग 15 के जो तत्व है उनके संयोजी कोष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2 NP3 होता है। यहाँ पर N क्या है? N क्या है? वह है कोष की संख्या। और यही बात करें हम संयोजकता कोष, तो संयोजकता कोष जो होता है किसी भी कोष का सबसे बाहरी जो कोष होता है उसको हम बोलते हैं संयोजकता कोष। अर्थात यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनके वाह्यतम कोष का जो S उपकोष है वो पूर्ण भरा हुआ है, जबकि इनके जो वाह्यतम कोष P है, P में कितने इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं? 3 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, इसलिए जो P उपकोष है वो अर्धभरित है। मतलब कि जो वर्ग 15 के तत्व हैं तो इनके सबसे बाहरी कोष S जो होते हैं वो पूर्ण भरे होते हैं और जो P होते हैं वो अर्धभरित होते हैं। अर्धभरित क्यों है? क्योंकि हम सभी जानते हैं P में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन वर्ग 15 के तत्वों के जो P कोष है उसमें केवल 3 इलेक्ट्रॉन है। और अर्धपूरित P उपकोष होने के कारण जितने भी वर्ग 15 के तत्व होते हैं वो बहुत अधिक स्थायी यानी कि अति स्थायी होते हैं। आइए चलते हैं अगले गुणों की बात करते हैं। तो हमारा अगला गुण है परमाणु एवं आयनिक त्रिज्या। तो यदि हम बात करें वर्ग 15 के तत्वों की, तो जैसा कि आप क्लास 11th में पढ़ चुके हैं कि किसी भी वर्ग में जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ जो परमाणु होता है उसकी परमाणु त्रिज्या तथा आयनिक त्रिज्या क्या होती है? बढ़ती है। तो किसी भी वर्ग में आप ऊपर से नीचे जाते हैं, जैसे अगर हम बात करें यहाँ पर वर्ग 15 की, तो नाइट्रोजन से लेकर नीचे की तरफ बिस्मथ की ओर जाने पर जो परमाणु त्रिज्या होगी वो बढ़ती जाएगी। यानी कि नाइट्रोजन का जो आकार होगा यानी कि जो परमाणु त्रिज्या होगी वो सबसे छोटी और जो बिस्मथ की परमाणु त्रिज्या होगी वो सबसे बड़ी होगी। यानी कि अगर वर्ग 15 में हम कंपेयर करें तो नाइट्रोजन की परमाणु त्रिज्या छोटी और बिस्मथ की बड़ी। अब ऐसा क्यों है, आइए मैं आपको समझाता हूँ। तो जैसा कि आपने नाइट्रोजन और फास्फोरस के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में देखा, तो नाइट्रोजन में केवल आपको 2 कोष दिखाई दे रहे हैं, जबकि फास्फोरस में आपको 3 कोष दिखाई दे रहे हैं। थोड़ा सा अगर आपको अच्छे से समझना है तो मैं आपको नाइट्रोजन की परमाणु त्रिज्या बनाकर दिखा देता हूं और फास्फोरस की भी परमाणु त्रिज्या बनाकर दिखा सकता हूं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नाइट्रोजन के केवल 2 कोष है, ठीक है, और ये बीच में है नाभिक जिसमें कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। वही हम देखते हैं कि फास्फोरस में ये बीच में है नाभिक, इसमें आपको 3 कोष यानी कि 3 कक्षाएं दिखाई दे रही होंगी। तो जब भी हम वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं तो जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं तो जो कोष होते हैं कोषों की संख्या बढ़ती जाती है। तो नाइट्रोजन में 2 कोष है तो फास्फोरस में 3 कोष होगा, उसी तरह आर्सेनिक में 4 कोष होगा,
और जैसे जैसे कोषों की संख्या बढ़ेगी वैसे वैसे परमाणु की त्रिज्या भी बढ़ती जाएगी। तो इसलिए नाइट्रोजन की परमाणु त्रिज्या छोटी है। क्यों छोटी है? क्योंकि इसमें केवल 2 कोष हैं, और फास्फोरस की परमाणु त्रिज्या बड़ी है क्योंकि इसमें 3 कोष है। तो इस प्रकार से हम इसका कारण लिख सकते हैं। क्या कारण लिख सकते हैं? क्योंकि किसी भी वर्ग में जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ नए कोषों की जो संख्या होती है वो बढ़ती जाती है। तो यही कारण नाइट्रोजन परिवार के साथ होगा, यानी कि वर्ग 15 के साथ भी होगा, कि जैसे जैसे हम वर्ग 15 में ऊपर से नीचे जाएंगे परमाणु त्रिज्या बढ़ती जाएगी। यदि हम नाइट्रोजन परिवार के परमाणु त्रिज्या का चार्ट देखें तो नाइट्रोजन का होगा 70 पिकोमीटर, फास्फोरस का 110, आर्सेनिक का 121, फिर 141, फिर 148। तो आप देखेंगे कि नाइट्रोजन से फास्फोरस तक की जो परमाणु त्रिज्या है उसमें बहुत अधिक वृद्धि हुई है। लेकिन उसके बाद अगर आर्सेनिक से बिस्मथ की ओर देखें तो परमाणु त्रिज्या में जो वृद्धि हुई है वो बहुत कम हुई है। ऐसा क्यों होता है? आइए इसका रीजन जानते हैं। तो नाइट्रोजन से फास्फोरस तक सहसंयोजक त्रिज्या में विचारणीय वृद्धि प्रेक्षित होती है, जबकि आर्सेनिक से बिस्मथ तक जो सहसंयोजक त्रिज्या में बहुत कम वृद्धि प्रेक्षित की जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि भारी सदस्यों में पूर्ण भरे हुए डी और एफ कक्षकों की उपस्थिति होती है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो डी और एफ कोष है उनका जो परिरक्षण प्रभाव है, यानी कि जो शेल्डिंग इफेक्ट है, वो अत्यधिक दुर्बल होता है। तो इस वजह से जो नीचे परमाणु त्रिज्या में वृद्धि होती है वो बहुत कम होती है, जबकि नाइट्रोजन और फास्फोरस के बीच जो सहसंयोजक त्रिज्या होती है उसमें वृद्धि अधिक होती है। तो इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि नीचे वाले जो तत्व हैं इनमें डी और एफ कोष पाए जाते हैं, और डी और एफ कोष का जो परिरक्षण प्रभाव होता है वो बहुत दुर्बल होता है। तो आइए समझते हैं कि परिरक्षण प्रभाव यानी कि शेल्डिंग इफेक्ट होता क्या है। तो परमाणु के जो नाभिक है उसके और बाह्य कोष के इलेक्ट्रॉन के बीच जो आकर्षण बल होता है वो उसके मध्य में पाए जाने वाले कोष के द्वारा क्या किया जाता है? घटा दिया जाता है। यानी कि परमाणु नाभिक और बाह्य इलेक्ट्रॉन के बीच जो पाए जाने वाले कोष हैं, कक्षाएं हैं, वो क्या करती हैं कि नाभिक और बाह्य कोष के इलेक्ट्रॉन के बीच जो आकर्षण बल है उसे कुछ कम कर देती हैं, और इसी प्रभाव को हम बोलते हैं परिरक्षण प्रभाव यानी कि शेल्डिंग इफेक्ट। परंतु जो डी और एफ उपकोष हैं ये क्या करते हैं कि परिरक्षण प्रभाव को कम कर देते हैं। यदि डी और एफ उपकोष होता है तो ये नाभिक और बाह्य कोष के बीच जो लगने वाला आकर्षण बल है उसे कम कर देता है, यानी कि जो आकर्षण है वो कम होगा, और आकर्षण कम होने के कारण परमाणु में जो संकुचन है कम होगा, और संकुचन कम होने के कारण परमाणु त्रिज्या में जो कमी आती है वो कम हो जाती है। अब यदि हम बात करें आवर्त में, तो आवर्त में परमाणु त्रिज्या जो होती है दाएं से बाएं जाने पर घटती है। यानी कि जब भी हम किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाएंगे तो परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ परमाणु एवं आयनिक त्रिज्याएं जो होती हैं वर्ग 17 तक घटती हैं। तो आइए देखते हैं कि क्यों आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ परमाणु एवं आयनिक त्रिज्याएं घटती हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये जो खड़े कॉलम है इनको हम बोलते हैं वर्ग, और ये जो 36 पंक्तियां हैं इन्हें हम बोलते हैं आवर्त, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है पीरियड। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आधुनिक आवर्त सारणी में 7 36 कॉलम है जिसे हम बोलते हैं आवर्त, और 18 खड़े कॉलम है जिसे हम बोलते हैं वर्ग। तो आप 18 खड़े कॉलम देख सकते हैं यहाँ से लेकर, तो वर्ग 13 से लेकर 18 तक आपको पी ब्लॉक के एलिमेंट मिलेंगे। वर्ग 13 है बोरान परिवार, वर्ग 14 है कार्बन परिवार, वर्ग 15 है नाइट्रोजन परिवार, वर्ग 16 है ऑक्सीजन परिवार। तो आइए आवर्त में परमाणु त्रिज्या बाएं से दाएं जाने पर क्यों घटता है इसके बारे में हम समझते हैं। तो कार्बन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा वो होगा 1s2 2s2 2p2, नाइट्रोजन का होगा 1s2 2s2 2p3, और ऑक्सीजन का होगा 1s2 2s2 2p4। यदि आप इन तीनों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को देखें तो कार्बन में आपको 2 कक्षाएं, नाइट्रोजन में भी आपको 2 कक्षाएं, और ऑक्सीजन में भी आपको 2 कक्षाएं देखने को मिलेंगी। हालांकि ये सभी तत्व जो हैं एक ही आवर्त के हैं और इनके परमाणु क्रमांक क्या हो रहे हैं? बढ़ रहे हैं। जैसे कार्बन का 6 है, नाइट्रोजन का 7 है, ऑक्सीजन का 8 है। तो इनके परमाणु क्रमांक तो बढ़ रहे हैं लेकिन इनमें नई कक्षाएं नहीं जुड़ रही हैं, यानी सब तीनों में आपको सिर्फ 2 कक्षाएं ही देखने को मिलेंगी। अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि जब तीनों में समान कक्षाएं यानी 2 ही कक्षाएं हैं तो इनकी परमाणु त्रिज्या घट क्यों रही है? परमाणु त्रिज्याएं तो बराबर होनी चाहिए,
परंतु आप देखेंगे कि कार्बन की परमाणु त्रिज्या कुछ बड़ी, नाइट्रोजन की कुछ और छोटी और ऑक्सीजन की कुछ और छोटी होती जाती है। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण आप सभी ने क्लास 11th में पढ़ रखा है, फिर भी यहाँ पर मैं आपको इसका रीजन बता देता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं कार्बन से लेकर ऑक्सीजन तक जब हम बाएं से दाएं जाते हैं तो परमाणु क्रमांक बढ़ते हैं। तो परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ इनके वाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या भी बढ़ी है। जैसे कार्बन में p में 2 इलेक्ट्रॉन है, नाइट्रोजन में 3 है और ऑक्सीजन में 4 है। लेकिन यहाँ पर आप ये भी तो देख सकते हैं कि जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ा है इनमें प्रोटॉन की संख्या भी बढ़ रही है। जैसे कि कार्बन में आपके प्रोटॉन की संख्या होगी 6, नाइट्रोजन में 7 और ऑक्सीजन में प्रोटॉन की संख्या होगी 8। तो जैसे कि ऑक्सीजन में प्रोटॉन की संख्या 8 है तो बाहरी इलेक्ट्रॉन पर आकर्षण बल अधिक लगाएगा क्योंकि इसमें प्रोटॉन की संख्या क्या है? अधिक है। आप इस तरह भी समझ सकते हैं कि जैसे प्रोटॉन की संख्या अधिक है तो यहाँ पर धनावेश भी अधिक होगा और जब धनावेश अधिक होगा तो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? अपनी ओर आकर्षित करेगा। वहीं अगर नाइट्रोजन में देखें तो नाइट्रोजन हो या कार्बन हो, इनमें बाहरी जो इलेक्ट्रॉन है उनके बीच की दूरी तो बराबर है, लेकिन प्रोटॉन यहाँ पर क्या हो गया? नाइट्रोजन में कम हो गया। तो जब प्रोटॉन कम हुआ तो धनावेश कम हुआ और धनावेश कम हुआ तो इनके बीच आकर्षण क्या हो गया? कम हो गया। उसी तरह कार्बन में भी है, कार्बन में प्रोटॉन की संख्या 6 है तो यहाँ पर आकर्षण बल क्या होगा? कम होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नाभिक पर धनावेश अधिक है तो वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अधिक खींचता है, जिसके वजह से जो परमाणु है वो क्या होगा? सिकुड़ जाएगा और परमाणु के सिकुड़ने से जो त्रिज्या होगी घट जाएगी। तो इसीलिए जब भी हम आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं तो परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या बढ़ती है, जिसके कारण जो प्रभावी नाभिकीय आवेश होता है वह बढ़ जाता है और प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ने के कारण जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नाभिक की ओर झुकते हैं और नाभिक की ओर झुकने के कारण जो परमाणु त्रिज्या होती है वो घट जाती है। अब यहाँ पर आप एक चीज और सोच सकते हैं कि सर यहाँ पे बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन भी तो बढ़े हैं, जब इलेक्ट्रॉन बढ़े हैं तो परमाणु त्रिज्या क्यों घट रही है? तो यहाँ पर एक चीज याद रखिएगा कि जो इलेक्ट्रॉन है ये तो सिर्फ इन्हीं क्षेत्रों में है, यानी कि इन 2 कोश में है। तो जब इन 2 कोश में ही है तो जो प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ रहा है तो वो समान रूप से सभी इलेक्ट्रॉनों पर लगेगा, तो इलेक्ट्रॉन के बढ़ने का कोई इफेक्ट इस पर नहीं पड़ता। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का प्रभाव अधिक नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर जो प्रभावी है वो है प्रभावी नाभिकीय आवेश। तो आइए नोट्स के फॉर्म में मैं आपको बता दूं, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ प्रभावी नाभिकीय आवेश, जिसे हम बोलते हैं जेड इफेक्ट, उसका मान बढ़ता जाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि प्रभावी नाभिकीय आवेश यानी कि जेड इफेक्ट के कारण क्यों आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या घटती है। तो इस प्रकार हम नाइट्रोजन परिवार के लिए लिख सकते हैं कि नाइट्रोजन परिवार यानी कि वर्ग 15 के तत्वों की परमाणु त्रिज्या कार्बन परिवार यानी कि वर्ग 14 के तत्वों से छोटी, परंतु ऑक्सीजन यानी कि वर्ग 16 के तत्वों से बड़ी होती है। क्योंकि आप देख सकते हैं जो नाइट्रोजन परिवार है वो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में है, तो नाइट्रोजन का जो परमाणु त्रिज्या होगा यानी कि नाइट्रोजन परिवार की जो परमाणु त्रिज्या होगी वो कार्बन परिवार से छोटी परंतु ऑक्सीजन परिवार से क्या होगी? बड़ी होगी, क्योंकि जो परमाणु त्रिज्या होती है बाएं से दाएं घटती है। लेकिन यहाँ पर एक बात याद रखिएगा कि यह जो रूल है केवल समान आवर्त में ही लगेगा, अलग अलग आवर्त के लिए यह रूल काम नहीं करेगा। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले गुण की, जो कि है आयनन इंथैल्पी, जिसे हम आयनन ऊर्जा भी कहते हैं। तो आयनन ऊर्जा क्या होता है आपने क्लास 11th में पढ़ा हुआ है, बट यहाँ पर मैं आपको फिर से समझा देता हूँ। तो किसी गैसीय परमाणु से यानी कि कोई परमाणु है जो कि गैसीय अवस्था में है, तो उससे एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें जितने ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे हम बोलते हैं आयनन एंथैल्पी या फिर आयनन ऊर्जा। तो यहाँ पर आप इसे ऐसे भी परिभाषित कर सकते हैं कि कोई गैसीय परमाणु के वाह्यतम कोश से, तो जब भी हम इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो हमेशा बाहरी कोश से ही इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। तो वाह्यतम कोश से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे हम आयनन ऊर्जा या फिर आयनन एंथैल्पी कहते हैं। तो जब भी हम वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो परमाणु त्रिज्या बढ़ने के साथ साथ आयनन एंथैल्पी यानी कि आयनन ऊर्जा का मान घटता है। अब यहाँ पर आप कहेंगे कि ऐसा क्यों होता है?
तो इसका रीजन क्या है मैं आपको समझा देता हूँ। जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा, परमाणु त्रिज्या का मतलब होता है कि नाभिक से बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जब भी हम वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं तो परमाणु त्रिज्या में वृद्धि होती है, अर्थात नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी क्या होती है, बढ़ जाती है। और हम सभी जानते हैं कि जब नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी बढ़ेगी तो उनके बीच जो आकर्षण बल होगा वो कम हो जाएगा। और जब नाभिक और बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉन के बीच आकर्षण बल कम होगा तो हम कम ऊर्जा में ही इलेक्ट्रॉन को आसानी से बाहर निकाल सकते हैं। परंतु यदि परमाणु त्रिज्या छोटी है तो नाभिक और बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन के बीच जो आकर्षण बल होगा वो बहुत अधिक होगा, और आकर्षण बल अधिक होगा तो हमें अधिक ऊर्जा खर्च करके उस इलेक्ट्रॉन को निकालना पड़ेगा। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जब भी किसी वर्ग में जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो परमाणु त्रिज्या क्या होती है, बढ़ती है। तो जब हम ऊपर से नीचे जाएंगे परमाणु त्रिज्या बढ़ेगा, और त्रिज्या बढ़ेगा तो आयनन ऊर्जा क्या होगा, घटेगा, क्योंकि त्रिज्या के बढ़ने से जो आकर्षण बल है वो घटता जाता है। तो किसी भी वर्ग की बात करें, यहाँ पर जैसे कि हम बात करें वर्ग 15 की, तो जब भी हम वर्ग 15 में ऊपर से नीचे जाएंगे तो परमाणु त्रिज्या बढ़ने के साथ साथ आयनन ऊर्जा यानी कि आयनन एंथैल्पी का मान घटता है। परंतु यही बात करें हम आवर्त की, तो किसी भी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या घटती है, और परमाणु त्रिज्या घटने के कारण जो आयनन ऊर्जा का मान है वो बढ़ता है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि यदि हम बात करें वर्ग 15 की तो परमाणु त्रिज्या बाएं से दाएं जाने पर क्या होगा, घटेगा, जिसके कारण जो आयनन ऊर्जा का मान है वो बढ़ेगा। तो नाइट्रोजन परिवार की जो आयनन ऊर्जा होगी वह वर्ग 14 से अधिक। परंतु यहाँ पर मैं आपको एक बात और बता दूं कि नाइट्रोजन की जो आयनन ऊर्जा है वो वर्ग 16 से भी अधिक होगा। अब इसका कारण क्या है ये भी जान लीजिए, ये अपवाद भी और एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसका रीजन ये है कि जो नाइट्रोजन परिवार के तत्व है, जैसा कि मैंने पीछे आपको बताया था कि इनमें पी उपकोष में केवल 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो पी में हम जानते हैं कि 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जबकि इनमें क्या होते हैं 3, यानी कि इनके जो पी उपकोष है वो अर्धभरित है। और अर्धभरित यानी कि आधा भरे होने के कारण इनका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है बहुत अधिक स्थायी होता है, और बहुत अधिक स्थायी होने के कारण इनका जो आयनन ऊर्जा का मान है वो बहुत अधिक होता है, क्योंकि स्थायी तत्वों से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। तो जब हम पहली बार इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो उसे हम बोलते हैं प्रथम आयनन एंथैल्पी, दूसरी बार निकालते हैं तो द्वितीय आयनन एंथैल्पी, तीसरी बार निकालते हैं तो तृतीय आयनन एंथैल्पी। तो इस तरह से आयनन एंथैल्पी होती है। और आपने क्लास 11th में पढ़ रखा है कि जब भी हम इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं यानी कि जो प्रथम आयनन एंथैल्पी होती है उसका मान द्वितीय से कम होता है और द्वितीय का मान तृतीय से कम होता है। ऐसा इसलिए होता है कि जब हम एक बार इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं तो दूसरी बार इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें और अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। तो क्यों होती है आप क्लास 11 के नोट से पढ़ सकते हैं। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं विद्युत ऋणात्मकता की। तो विद्युत ऋणात्मकता होता क्या है पहले मैं आपको बता दूं। तो जैसा कि हम लोगों ने क्लास 11th में पढ़ रखा है कि किसी परमाणु द्वारा किसी दूसरे परमाणु के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की जो क्षमता होती है उसी को हम बोलते हैं विद्युत ऋणात्मकता। तो जब दो परमाणु आपस में सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़े हुए हैं तो उस सहसंयोजक बंध में जुड़े हुए जो इलेक्ट्रॉन है उन इलेक्ट्रॉन को किसी एक परमाणु द्वारा अपनी ओर जब खींचा जाता है तो यही गुण कहलाता है विद्युत ऋणात्मकता। जिस परमाणु की विद्युत ऋणात्मकता अधिक होती है उस पर आंशिक ऋण आवेश यानी कि डेल्टा निगेटिव होता है, और जिसकी विद्युत ऋणात्मकता कम होती है उस पर आंशिक धन आवेश यानी कि डेल्टा पॉजिटिव होता है। तो जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं कि ए और बी आपस में सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़े हुए हैं। तो जो बी परमाणु है इसकी विद्युत ऋणात्मकता अधिक है, तो वो क्या कर रहा है कि परमाणु ए के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। और आकर्षित क्यों कर रहा है? क्योंकि उसकी विद्युत ऋणात्मकता अधिक है। तो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने के कारण इसके ऊपर आंशिक ऋण आवेश है जिसे हम डेल्टा निगेटिव से प्रदर्शित करते हैं, जबकि ए जो है ए परमाणु जो है इलेक्ट्रॉन को दे रहा है तो इसके पास आंशिक रूप से धन आवेश है, इसलिए इसे हम डेल्टा पॉजिटिव से डिनोट करते हैं। तो आइए बात करते हैं हम नाइट्रोजन परिवार की। तो वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु त्रिज्या बढ़ने के साथ साथ विद्युत ऋणात्मकता घटती है।
तो जब भी वर्ग में हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो परमाणु त्रिज्या बढ़ती है। तो परमाणु त्रिज्या बढ़ने का मतलब कि नाभिक और बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉन के बीच आकर्षण बल कम होगा। तो जब नाभिक अपने ही इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकता तो किसी दूसरे के इलेक्ट्रॉन को कैसे आकर्षित कर सकता है। इस कारण जब भी हम वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं तो परमाणु त्रिज्या बढ़ने के साथ साथ जो विद्युत ऋणात्मकता होती है वो भी घटती है। यह धात्विक तथा अधात्विक लक्षण। तो जब भी हम किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं तो जो धात्विक लक्षण होते हैं परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ बढ़ते हैं। अब आप सोचेंगे कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब भी हम वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं तो परमाणु त्रिज्या बढ़ने के साथ साथ आयनन ऊर्जा घटती है। यानी कि जब भी हम वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं तो आयनन ऊर्जा घटती है और आयनन ऊर्जा के घटने का मतलब यह है कि इलेक्ट्रॉन त्यागने की जो प्रवृत्ति होती है वो बढ़ती है। यानी कि आयनन ऊर्जा घटेगा तो इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति बढ़ेगी। तो इसलिए जब भी हम वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं तो आयनन ऊर्जा घटता है परंतु धात्विक प्रवृत्ति बढ़ती है। और यदि हम बात करें अधात्विक प्रकृति की, तो यदि धात्विक प्रकृति ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ रही है तो अधात्विक प्रकृति ऊपर से नीचे जाने पर घटेगी। तो यदि हम बात करें वर्ग 15 की, तो वर्ग 15 में जो ऊपर के तत्व यानी कि नाइट्रोजन और फास्फोरस है ये दोनों अधातु हैं। वहीं फास्फोरस के नीचे आर्सेनिक और जो एंटीमनी है ये दोनों उपधातु हैं और बिस्मथ जो है वो धातु है। यानी कि ऊपर से जब भी हम नीचे की ओर आ रहे हैं तो ऊपर आपको अधातु मिल रहे हैं और नीचे की तरफ धातु मिल रहे हैं। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं भौतिक अवस्था की। तो जब भी हम वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं यानी कि वर्ग 15 में ऊपर से नीचे आते हैं तो इनके भौतिक गुणों में हमें क्रमिक परिवर्तन दिखाई देता है। तो यदि हम बात करें नाइट्रोजन की अवस्था की, तो नाइट्रोजन गैस अवस्था में पाया जाता है। वहीं जो फास्फोरस है वो मोम के समान एक मुलायम ठोस है। बाकी जितने भी तत्व हैं वो सभी कठोर रूप में यानी ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। वहीं हम बात करें वर्ग 15 के जो तत्व होते हैं वो बहुपरमाणुविक होते हैं। यानी कि जैसे कि आप देखेंगे नाइट्रोजन N2 के रूप में, फास्फोरस P4 के रूप में, अर्थात ये बहुपरमाणुविक रूप में पाए जाते हैं। नाइट्रोजन के अतिरिक्त शेष सभी तत्वों के अपर रूप यानी कि एलोट्रोप्स होते हैं। तो आपके क्लास 12th केमिस्ट्री में जो फास्फोरस है, फास्फोरस के अपर रूप यानी कि एलोट्रोप्स दिए गए हैं। तो मैं आपको बता दूं कि फास्फोरस के 3 अपर रूप हैं। पहला है सफेद फास्फोरस, दूसरा है लाल फास्फोरस और तीसरा है काला फास्फोरस, जिसके बारे में हम आने वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं नाइट्रोजन परिवार के ऑक्सीकरण अवस्था की। तो वर्ग 15 के तत्वों की जो सामान्य ऑक्सीकरण अवस्थाएं होती है -3, +3 और +5 होती हैं। तो ऐसा क्यों होता है मैं आपको बता दूं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि नाइट्रोजन के बाहरी कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन और ले लेता है तो इसका अष्टक पूर्ण हो जाएगा, यानी कि ये अक्रिय गैसों के समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर लेते हैं। अब +3 क्यों होगा मैं आपको ये भी समझा देता हूँ। तो आपने देखा था कि जब हम इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो इनके p उपकोष में 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसका उपयोग ये रासायनिक बंध बनाने में अर्थात साझेदारी में कर लेते हैं। और इनकी ऑक्सीकरण संख्या +5 इसलिए भी होती है कि कभी कभी ये वाहतम कोश में उपस्थित जितने भी इलेक्ट्रॉन है यानी कि जितने 5 इलेक्ट्रॉन है उनका उपयोग रासायनिक बंध बनाने में करते हैं। तो जैसा कि हम लोगों ने देखा कि इनकी ऑक्सीकरण अवस्था -3 भी है, +3 भी है, +5 भी है। अब ऐसा होता क्यों है मैं आपको समझा देता हूँ। तो जैसा कि हम जानते हैं कि वर्ग में नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन त्यागने की जो प्रवृत्ति होती है वो बढ़ती है। इस कारण ये धात्विक प्रवृत्ति प्रदर्शित करते हैं। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो धातु होते हैं उनकी ऑक्सीकरण अवस्थाएं जो होती हैं वो धनात्मक होती हैं। तो इसलिए जब भी हम वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं तो ऊपर जो नाइट्रोजन है, ठीक है, ये सभी तत्व क्या होते हैं -3 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं तो इनकी जो ऑक्सीकरण अवस्थाएं हैं वो धनात्मक होती जाती हैं। यहाँ पर एक बात और भी खास है, मैं आपको बता देता हूँ। अक्रिय युग्म प्रभाव के कारण वर्ग में नीचे जाने पर +5 ऑक्सीकरण अवस्था के स्थायित्व में कमी आती है तथा +3 ऑक्सीकरण अवस्था के स्थायित्व में वृद्धि होती है। तो अक्रिय युग्म प्रभाव के कारण होता क्या है, जो ऑक्सीकरण अवस्था है यानी कि जो +3 ऑक्सीकरण अवस्था है वो नीचे जाने पर स्थायी होने लगता है, जबकि +5 ऑक्सीकरण अवस्था में कमी आने लगती है।
कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे हम वर्ग में यानी कि वर्ग 15 में ऊपर से नीचे जाते हैं तो जो ऑक्सीकरण अवस्था +3 है वो स्थायी होती है। मैक्सिमम आपको +3 ऑक्सीकरण अवस्था दिखाई देता है। अब अक्रिय युग्म प्रभाव होता क्या है मैं आपको समझा देता हूं, तो आपको ये बात इजीली समझ में आ जाएगा क्यों ऑक्सीकरण अवस्था +3 नीचे अधिक स्थायी होता है। तो अक्रिय युग्म प्रभाव एक ऐसी घटना है जिसमें कि नाभिक का जो बाहरी कोश का s इलेक्ट्रॉन है उसके प्रति आकर्षण बढ़ने लगता है। यानी कि नाभिक क्या करता है कि जो सबसे बाहरी s उपकोश है उसमें जो पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन है उनको अपनी ओर बहुत अधिक तेजी से आकर्षित करने लगता है। तो जब अधिक आकर्षित करता है तो होता क्या है कि जो s वाले इलेक्ट्रॉन है वो रासायनिक बंध में भाग नहीं लेते। तो कहने का मतलब है कि जो s उपकोश में इलेक्ट्रॉन है वो रासायनिक बंध में भाग नहीं लेते, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन रासायनिक बंध में डोनेट नहीं किया जाता, जिसके कारण जैसे जैसे हम नीचे की ओर आते हैं यानी कि जब हम वर्ग में नीचे की ओर जाते हैं तो जो +3 ऑक्सीकरण अवस्था है उसके स्थायित्व में वृद्धि होती रहती है। तो अक्रिय युग्म प्रभाव के कारण ये जो वाह्यतम कोश में जो 5 इलेक्ट्रॉन है ये सभी पांचों इलेक्ट्रॉन का यूज नहीं कर पाते। तो जैसे ऊपर के जो तत्व हैं तो उनकी ऑक्सीकरण संख्या +5 होती है, लेकिन जब ये सभी इलेक्ट्रॉन का यूज नहीं कर पाते अक्रिय युग्म प्रभाव के कारण तो इनकी जो ऑक्सीकरण अवस्था होती है वो +3 होती जाती है। यानी कि जो +3 ऑक्सीकरण अवस्था है वो अधिक स्थायी हो जाती है। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। जैसा कि मैंने बताया कि वर्ग 15 के तत्वों की जो ऑक्सीकरण अवस्थाएं होती है वो -3, +3, +5 होती है, परंतु जो नाइट्रोजन है वो अपवाद है जो कि -3 से लेकर +5 तक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं वर्ग 15 के तत्वों की संयोजकता की। तो वर्ग 15 के तत्वों की जो सामान्य संयोजकताएं होती हैं वो 3 होती है। तो आप सभी ने पढ़ रखा है कि जब भी किसी तत्व का हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं और बाहरी कोश में यदि 4 से अधिक इलेक्ट्रॉन होते हैं तो हम 8 में से घटाते हैं। तो नाइट्रोजन के बाहरी कोश में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो जब हम 8 में से 5 इलेक्ट्रॉन को घटाएंगे तो इसकी संयोजकता क्या आएगी? 3 आएगी। आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब हम इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो इनके p उपकोश में 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं और इन 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रासायनिक बंध बनाने में भाग लेते हैं, इसलिए इनकी जो संयोजकता होती है वो 3 होती है। लेकिन यदि हम बात करें नाइट्रोजन के नीचे के तत्वों की, यानी कि यदि हम बात करें फास्फोरस की, तो फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3 और 3p के बाद आपको 3d उपकोष भी मिलेगा, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जो तीसरा कोष होता है उसमें 18 इलेक्ट्रॉन भरते हैं और 18 इलेक्ट्रॉन भरने के कारण एक 3d ऑर्बिटल का ऑप्शन होता है। तो फास्फोरस का जो 3d ऑर्बिटल है वो खाली है। तो होता क्या है कि ये रासायनिक बंध बनाने के लिए ये अपने s उपकोष का इलेक्ट्रॉन क्या करता है? प्रमोट कर देता है। अब इस कंडीशन में क्या होता है? इस कंडीशन में होता क्या है कि अब फास्फोरस के पास अब 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है और इन 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण अब इनकी संयोजकता क्या हो गई? 5 हो गई। तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा हुआ डी उपकोष के कारण। तो नाइट्रोजन के नीचे के तत्वों के वाह्यतम कोश में रिक्त डी उपकोष होता है, अतः ये तत्व अपने अष्टक का प्रसार कर सकते हैं, इसलिए ये 3 और 5 दोनों संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। परंतु नाइट्रोजन के वाह्यतम कोश में रिक्त डी उपकोष नहीं होता, अतः यह अपने अष्टक का प्रसार नहीं कर पाता, इसलिए नाइट्रोजन की संयोजकता +3 होती है। यानी कि इसकी संयोजकता +3 के अलावा कोई और नहीं हो सकती। जबकि नाइट्रोजन के नीचे के जितने भी तत्व हैं उनके पास रिक्त डी उपकोष होता है, जिसके कारण ये 3 और 5 दोनों संयोजकताएं प्रदर्शित करते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको आज का वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में इसे शेयर करना मत भूलिएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में इसे शेयर करना मत भूलिएगा। तो आपके शेयर करने से वो भी इस वीडियो का बेनिफिट पा सकते हैं। और यदि आप हमारे चैनल पर अभी नए हैं और अभी तक आपने हमारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके ऑल वाले ऑप्शन पर क्लिक करें।